हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, अपनी पढ़ाई में मगन हो गए। आज 1 जनवरी 2026 है। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, तैयारी करें, एग्जाम पास करें, अच्छे मार्क्स से टॉप करें और अपने जीवन में सफल बने, अपने करियर में सफल बने। तो आज द बैलेंस शीट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज की टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इस पर बातचीत करेंगे। ये यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट अकाउंट्स के जितने क्लास 11, 12, CA, CMA, MBA और भी जितने हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन में अगर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानना चाहेंगे व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑथोरेटिव रूल्स और गाइडलाइंस है जो कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज है, जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है। इसके द्वारा ये रूल्स और गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूप में। वो बताते हैं कि कैसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे रिपोर्ट करना है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स सच्चा लगे, फेयर लगे, रिलायबल, विश्वसनीय लगे और कंपेयर किया जा सके दूसरे से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जरूरत क्यों है इसकी? पहले तो समझ लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ये रूल्स गाइडलाइंस है कोई भी ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी से कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मेजर करना, प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लो कोई कंपनी प्रॉफिट दिखाता है फ्यूचर इनकम को इंक्लूड करने के बाद, यही गलत है। और कोई दिखाता है प्रॉफिट को कैश रिसीव करने के बाद। कोई तीसरा पार्टी है वो जो इतना लॉसेस है वो सभी को छिपा जाता है क्रिएटिव अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से देखते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, मिसलीडिंग हो जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए उसका मतलब ही नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस प्रॉब्लम को सोल्व करता, सुनिश्चित करता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी बना रहे, एकरूपता बना रहे, कंपनियों के बीच में कंपेरेबिलिटी बना रहे, इसको कंपेयर किया जा सके आसानी से। इन्वेस्टर लेंडर के लिए ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स के लिए विश्वसनीयता बने रहे, रिलायबिलिटी बना रहे। और ये स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एम का ये है कि ऑब्जेक्टिव है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को में ट्रू और फेयर व्यू सुनिश्चित किया जाए, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो गलत ना हो। अकाउंटिंग मैनिपुलेशन और एम्बिग्युइटी जो है उसको रोका जा सके, कम किया जा सके। कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी लाया जाए। डिस्क्लोजर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। ग्लोबल कंपेरेबिलिटी को फैसिलिटेट किया जाए, खास कर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS को। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कौन करता है? इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसको इंडियन गैप भी बोलते हैं। एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है IFRS में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में। ग्लोबली पूरे वैश्विक स्तर पे ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड IASB, ये इशू करता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कितने तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में? पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन गैप, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है उसके लिए अप्लीकेबल है, ट्रेडिशनल है लेकिन रूल बेस्ड है। और दूसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है
ये है IFRS के साथ कन्वर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ये लिस्टेड कंपनी और लार्ज कंपनी के लिए अप्लीकेबल है। ये प्रिंसिपल बेस है और फेयर वैल्यू ओरिएंटेड है। ये जो प्रिंसिपल बनाए गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल उस पर आधारित है और ये फेयर वैल्यू जो सही मायने में जो आना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, उस पर आधारित है। अब की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडी। कुछ एग्जांपल केस स्टडी के साथ हम लोग मुख्य जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला AS1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसका मतलब है कंपनी अपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के समय यूज करती है, उसको डिस्क्लोज करना होगा, ये जरूरी है। उदाहरण के लिए डिप्रिसिएशन मेथड, स्टेट एंड मेथड्स या रिटर्न डाउन वैल्यू, ये इस पर दोनों में से कोई एक चुनना होगा और उसी को लगातार करते रहना पड़ेगा। चेंज करना है तो उसके लिए स्पेशल कारण बताना पड़ेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो या वेटेड एवरेज, ये कोई भी यूज किया जा सकता है तो उसी को लागू किया जाए। अब इन्फोसिस क्या है, ये अपना डिप्रिसिएशन और रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी जो है अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करती है, जिससे इन्वेस्टर को प्रॉफिट कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो जाती है। दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसका नियम है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट, इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV जो भी उसमें कम है उसको रियलाइज किया जाता है, उसको वैल्यूएशन में लिया जाता है, उसका वैल्यू उसी पर लिया जाता है। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट 100 और NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 90 है, तो इन्वेंट्री हमको दिखाना पड़ेगा 90। कंजर्वेटिव मेथड्स ये है। और इसका केस स्टडी कैसे रियल कंपनी सब है, फेस्टिव सीजन में ऑफन रेड्यूस इन्वेंट्री वैल्यू ड्यू टू मार्कडाउन्स। रिटेल कंपनी जो है फेस्टिव सीजन में हमेशा इन्वेंट्री वैल्यू को रिड्यूस करती है तो ड्यू टू मार्कडाउन्स। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 प्रिवेंट्स ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले प्रवृत्ति को उसको रोकता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ये कैश फ्लो से रिलेटेड है। इसका पर्पस क्या है, एक्चुअल कैश फ्लो, कैश मूवमेंट जो हो रहा है वो दिखाना चाहिए। इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये तीनों के अंतर्गत एक्चुअल मूवमेंट जो हो रहा है कैश का वो दिखाना जरूरी है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कोई कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये वार्निंग साइन है कंपनी के लिए। कैश बर्न हो रहा है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये, लेकिन कंपनी तभी प्रॉफिट दिखा रही है, ये विरोधाभास को खत्म करना होगा। केस स्टडी किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स रिपोर्ट किया लेकिन कैश फ्लो बहुत वीक है इसका। इसमें इन्वेस्टर्स कैश फ्लो जो है इन्वेस्टर इग्नोर्ड कैश फ्लो रेड फ्लैग्स उस पर जारी हुआ क्योंकि इसका वीक कैश फ्लो था, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स रिपोर्ट किया गया। तो ये इन्वेस्टर लोग को ये सब देखना चाहिए, कंपनी को भी इस तरह से बचना चाहिए इस सब चीज़ों से। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और ये है इंडियन अकाउंटिंग 16, डिप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नियम क्या है, assets must be depreciated systematically over their useful life। assets को सिस्टमेटिकली अपने पूरे लाइफ में डिप्रिसिएशन दिखाना चाहिए एक ही मेथड से। जैसे एग्जाम्पल मशीन कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज 5 लाख, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। 10 साल का अगर यूजफुल लाइफ है मशीन का, उसका अगर कीमत 5 लाख है तो हर एक साल डिप्रिसिएशन 50,000 होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड से। केस स्टडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज डिप्रिसिएशन टू मैच एसेट कॉस्ट विद रेवेन्यू ओवर टाइम। मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिप्रिसिएशन को अपने एसेट कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच कराते हुए दिखाती है। अब है नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन को दिखाता है, ये इसके बारे में बताता है। ये नियम क्या है, रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर्ड हो जाए। रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, भरोसे के साथ
विश्वास के साथ रेवेन्यू को मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। गुड्स जो क्रेडिट पर सोल्ड किया जाता है उधार पे, रेवेन्यू उसी समय रिकॉग्नाइज किया जाए। केस स्टडी, रियल एस्टेट कंपनी अर्ली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू अर्ली। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 टाइटन रूल्स टू अवॉइड इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ क्या था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन था ये क्या बोल रहा है रूल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। रेवेन्यू विश्वास के साथ मेजर करना चाहिए। तो ये गुड जब क्रेडिट एग्जाम्पल के लिए गुड्स जो उधार पर बेचा गया वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। रियल एस्टेट कंपनी अर्लियर रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू अर्ली। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 150 टाइटन रूल्स टू अवॉइड इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 150 ने टाइट कर दिया रूल को ताकि प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करके न दिखाया जा सके। अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में ये रूल है। इंटेंजिबल एसेट्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन, इंटेंजिबल एसेट्स उसी समय रिकॉर्ड होना चाहिए जब उसका आइडेंटिफाइबल हो सके, कंट्रोल हो सके, मेजरेबल रिलायबली हो सके, आइडेंटिफाई हो जाए, कंट्रोल हो जाए और विश्वास के साथ उसको मेजर किया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए परचेज्ड गुडविल, गुडविल को परचेज किया गया तो इसको रिकॉर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय स्किल्स, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। क्यों? एम्प्लॉय स्किल्स कैन नॉट बी रिलायबल मेजर इन मनी, क्योंकि एम्प्लॉय स्किल्स को मनी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। अब अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 29, इंडियन अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 37 प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। नियम क्या है, रूल क्या है? प्रोविजन, रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑब्लिगेशन इज प्रोबेबल एंड मेजरेबल। कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नॉट रिकॉर्डेड। प्रोविजन है जब ऑब्लिगेशन प्रोबेबल हो और मेजरेबल हो तभी इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, इसको डिस्क्लोज किया जाना लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोर्ट केस लाइकली टू लूज, ये प्रोविजन, केस कोई चल रहा है किसी कंपनी का तो अगर लूज कर रहा है, वो हार रही है तो उसका प्रोविजन होना चाहिए। और कोई अनसर्टेन, अनिश्चित है कोई केस, इसका आउटकम ये कंटिजेंट लायबिलिटी में आना चाहिए। केस स्टडी में लेते हैं टाटा स्टील कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, ये डिस्क्लोज करती है पेंडिंग लिटिगेशन जितना है वो नोट्स के रूप में, अकाउंट्स में नोट्स के रूप में दिखाती है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS दोनों के बीच में कंपैरिजन है। एस्पेक्ट क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। नेचर क्या है? इसको ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज कर दिया गया IFRS के लिए। ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है, अकाउंटिंग ऑथोराइज्ड बॉडी है ये। एप्लीकेबिलिटी इंडिया में है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वर्ल्ड वाइड है IFRS। अप्रोच क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड है, ये भी प्रिंसिपल बेस्ड है। फोकस कहाँ है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फेयर वैल्यू और IFRS का भी फेयर वैल्यू है। डिस्क्लोजर इसका हाई है, दोनों का, इसका वेरी हाई है। अब रियल वर्ल्ड केस स्टडी है। सत्यम का जो स्कैंडल हुआ था उसमें क्या गलत हुआ था? फेक रेवेन्यू दिखाया गया था, इन्फ्लेटेड कैश बैलेंस दिखाया गया था, फॉल्स डिस्क्लोजर किया गया था, स्टैंडर्ड वायलेट किया गया था, नियम का धज्जी उड़ाया गया था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रूडेंस। रिजल्ट क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत इन्फोर्समेंट में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस लाया गया सरकार की तरफ से और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को बहुत स्ट्रांग बना दिया गया। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या महत्व है? क्लास 11-12 के लिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। इसमें एग्जाम थोड़ी इसी में से आते हैं क्वेश्चन, और CSMA के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये सब पढ़ेंगे आगे में, फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट में भी। MBA के लिए फिनेंशियल एनालिसिस में डिसीजन मेकिंग और वैल्यूएशन। कंप्यूटर एग्जामिनेशन में जो भी कंसेप्ट समझे इसे अभी आप लोगों ने उसको MCQ में समझना है, रेगुलेटरी अवेयरनेस के रूप में जानना है। अब समरी के रूप में देखते हैं संक्षेप में, व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैटर्स। क्यों मैटर करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्योंकि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में विश्वास पैदा करते हैं।
इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, क्रिएटिव अकाउंटिंग को होने से रोकते हैं, ग्लोबल कंपेरेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं, वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का बैकबोन बनाते हैं। अब फाइनल में देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट रेस्ट्रिक्शंस। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दे आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट ट्रूथ इन नंबर्स। जो नियम है जो कि नंबर्स में सच्चाई को बचाते हैं। विदाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी ओपिनियंस नॉट फैक्ट्स। बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक ओपिनियन होगा, विचार होगा, फैक्ट नहीं हो सकता, सच्चाई नहीं हो सकती। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा और क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का, अच्छे वीडियो बनाने का। और हमारे वीडियो को हमारे YouTube चैनल मैथ द बैलेंस शीट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छी तरीके से समझाने का करूंगा और ये मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है। आप लोग अच्छी तरह से एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी बनना चाहते हैं बन सके, अकाउंट्स में मास्टरी हासिल कर सके। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।